सिर झुका देती है और बाल उसके बालों से बाल जब नीचे पैर तक उसके लटक जाते हैं तो उसका मुंह जो है सो छिप जाता है। आशय यह है कि वहाँ मैंने ये भीखमंगी का एक रूप था, लेकिन भीख मांगने में कितना शर्म जो है सो उसको आई, ये देख कर करके मुझे ताजुब हुआ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से भेंट वार्ता करवा रहा हूँ जो एक चर्चित कथाकार कवि तो रहे ही हैं। वे राज्य शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी हैं और यहाँ से निकलने वाली पत्रिका आलोक का वे संपादन भी करते रहे हैं और इस माध्यम से उन्होंने हमारे राज्य के लिए बहुत कुछ तो काम किया ही है। इसके लिए उन्हें विदेश भी जाने का मौका मिला है और उन्होंने कई अनुभवों को बटोर कर कई पुस्तकों का उन्होंने लेखन भी किया है। हमारा आशय है हमारे साहित्यकार मित्र शीरा प्रसाद जी, तो आइए हम आपको शीरा प्रसाद जी को से पल भेंट रूबरू करवाते हैं। शीरा प्रसाद जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज हम शीरा प्रसाद जी के आवास के में उपस्थित हुए हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा सा मैदान आप देख रहे होंगे, जो इन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपने मकान के ठीक सामने इन्होंने इतना बड़ा जगह छोड़ा है ताकि इसमें वे खुली हवा और खुली सांस ले सकें। तो शीरा प्रसाद जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने राइजिंग बिहार चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी साहित्यिक यात्रा कहाँ से आरंभ की? वास्तव में मैं रांची विश्वविद्यालय में जब पढ़ता था, बीएड का विद्यार्थी था, तो उसी दौर से मैंने कुछ लिखना शुरू किया और वहाँ के आकाशवाणी केंद्र में भी कई कहानियाँ हमारी प्रसारित हुई। मैं समझता हूँ कि उसी दौर से मुख्य तौर पर मैं लिख रहा हूँ। और ईश्वर जी, आपसे तो उसी दौर से 80 के दौर से आपसे मेरा संबंध रहा और आप लोगों का ही असर रहा कि मैं साहित्य के क्षेत्र में काम करता चला आया और आज तक लगा हुआ हूँ। अच्छा शीरा प्रसाद जी, आपको कुछ याद है कि आपने पहली रचना कब लिखा था, किस उम्र में? पहली रचना तो सच पूछिए इंटरमीडिएट में ही। इंटरमीडिएट में मैं जब पढ़ता था तो क्या कहा जाए, मेरे दादा की एक खैनी तंबाकू की दुकान थी और मैं कहूँ आपको कि उसी मतलब दुकान पर से ही पैसे ले करके और प्रेमचंद की किताबें खरीद करके उनकी कहानियों का संग्रह, उपन्यास पढ़ने का चस्का लग गया था इंटरमीडिएट से ही। और उसी दौर से कविता से ही शुरुआत हुई। अच्छा। और इसके बाद कविता में मन उतना नहीं लगा तो मैंने गद्य में कहानियों से आपका शौक कुछ लगता है जयशंकर प्रसाद जैसा रहा है, जो कबाड़ी से कागज निकाला करते थे और उसमें कुछ ना कुछ लिख दिया करते थे। सही बात है, लेखन का विकास भी इसी प्रकार होता है। तो आपने अब तक के कितनी किताबें लिखा है और किस विधा में? जी, मेरी अभी तक 13 पुस्तकें आ चुकी हैं जी। मैंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है और प्रारंभिक मेरी पुस्तक जो थी लघु कथाओं का संग्रह था, वो जंगली आग नाम से, और डॉक्टर सतीश राज पुष्कर्णा के सौजन्य से वो किताब हिंद प्रकाशन नई दिल्ली से छपी थी। पहली पुस्तक हमारी लघु कथा की है और इसके बाद में कई पुस्तकें आई, जैसा कि मैं बताया 13 पुस्तकें। एक सामने एक ये पुस्तक है प्राध्यापक जी, जो इसमें कई लघु कथाएँ भी हैं, और दूसरी पुस्तक जो बिहार सरकार राजभाषा ने इसको 40,000 रुपये अनुदान दे करके इसको प्रकाशित करवाया, ये टीचर एडुकेटर्स डायरी, एक टीचर एडुकेटर की डायरी जो बहुत चर्चित पुस्तक रही है। ये किस विधा की है? ये शिक्षा साहित्य पर केंद्रित है और इसमें कई लघु कथाएँ भी हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं और बड़ी चर्चित रचनाएं इसमें पड़ी हुई हैं। इसको देखा जा सकता है और
बहुत बड़ी बड़ी मेरी निगाह से भी बड़ी अच्छी पुस्तक ये बन पड़ी है। शिक्षा और साहित्य से तो आप बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बल्कि आपकी वो पेशा भी रही है। आपको लगता है कि बिहार में शिक्षा का विकास पहले के स्तर से ज़्यादा बेहतर हो रहा है? और रियली उत्तरोत्तर विकास होता चल रहा है। मैंने देखा है वो दौर जब प्रारंभिक विद्यालय जो होते थे, एक टीचर पर स्कूल चलता था, टाँड़ पर वो कहीं स्कूल होता था और एक टीचर है, और माह में जो है सो 4 दिन ये इतवार की छुट्टी, किसी दिन वेतन लेने, किसी दिन बैंक जाने। नतीजा ये होता था कि 15-15 दिनों तक सरकारी स्कूल बंद रहते थे। वो दौर भी मैंने देखा है। और मेरा काम तो विद्यालयों का निरीक्षण का काम था, और बड़ी संजीदगी से और बड़ी गहराई में जा कर के मैं देखा हूँ कि उस ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क हुआ है। आज के प्रारंभिक विद्यालय हाई स्कूल्स बहुत अच्छे हो पड़े हैं। ये जुदा बात है कि हाई स्कूलों में जब वो कमेटी के स्कूल थे तो जितनी अच्छी पढ़ाई होती थी, जितना अच्छा लेबोरेटरी होता था, प्रयोग जो होते थे, वो आज भी नहीं हो पाया है। लोग प्रयास में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज न कल सफलता मिलेगी, और मुझे लगता है कि पूरी तरह से सरकारीकरण हो जाना हाई स्कूल का, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और समाज का नियंत्रण तो स्कूल पर होना ही चाहिए। जब कमेटी के स्कूल थे वो 1980 के बाद में, सच पूछिए तो हाई स्कूलों का मतलब गिरावट होने लगी। तो उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, समाज का, कमेटी का हस्तक्षेप होना चाहिए। सीधे सीधे पूरी तरह से सरकारी नहीं होना चाहिए स्कूलों को। तो इसमें, इस क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा है? देखिए, आप तो चूंकि एक सरकारी संस्थान से जुड़े रहे हैं, और फिर भी आप शिक्षा संस्थान से जुड़े रहे हैं, शिक्षा के विकास के लिए आप काम करते रहे हैं। जी, तो आप अपना अनुभव बतलाइए कि आपने इसमें किस प्रकार का योगदान दिया, और इसमें क्या कमजोरियां पा रहे हैं जिसके आगे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं? जी, जी। जैसा कि मैंने बताया अभी कि हाई स्कूल्स जो थे हमारे बिहार के, मैंने भी सरकारी हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। मुझे याद है वो 1978 का ज़माना, कि 1978 में 40 प्रैक्टिकल फिजिक्स में, 40 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ये हम लोगों ने हाई स्कूल में किया था। और आज जब मैं सुनता हूँ कि एमएससी के विद्यार्थी भी अब प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं विश्वविद्यालयों में, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आखिर क्या हुआ। जब से सरकारीकरण हुआ पूरी तरह से हाई स्कूलों का, तब से ये गिरावट आई। तो ये तो नीति की बात है। अब ये सरकार इस पर कैसे सोचती है। आज मैं देखता हूँ कि टीचर तो आए, लेकिन क्वालिटी में जो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होती है, उसमें जो है सो गिरावट आई है हाई स्कूलों में। और ये प्रारंभिक स्कूलों में पहले के बनिस्पत इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेहतर हुए हैं, टीचरों की संख्या बढ़िया हुई है, और पहले से अच्छा हुआ है प्रारंभिक सेक्शन। लेकिन हाई स्कूल में मुझे अभी भी अफसोस है कि जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है, और ये सरकार का काम है, हम लोगों लेकिन मैंने तो देखा है कि सरकारी केंद्रीय विद्यालय भी सरकारी है, लेकिन उसके बच्चे तो बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं और जी, जी, अच्छी प्रगति कर रही है। जी, जी, और बहुत सारे आज जितनी शिक्षा महंगी होती जा रही है, जी, जी, मध्यम वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को उतना खर्च नहीं कर पाते, तो उनको मजबूर होकर केंद्रीय विद्यालय या इस तरह के सरकारी संस्थान में देना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से भी यदि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वे तो निकल ही जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ने तो बच्चे जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो शिक्षक होते हैं या वहाँ के कर्मचारी होते हैं, वे चाहते हैं कि वे कोचिंग संस्थान का सहारा लें, जी, जी, तब वे ज़्यादा बेहतर कर सकते। बात स्थिति तो वहीं आ जाती है, जी, जब कोचिंग का सहारा ही लेगा तो फिर प्राइवेट क्या और सरकारी क्या। जी, जी। देखिए, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय तो दूसरी चीज़ हो गई जो पूरी तरह से रेसिडेंशियल है। तो केंद्रीय विद्यालय भी एक संगठन के द्वारा संचालित है, और पूरी तरह से केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त संस्था है। उस तरह की स्थिति हमारे राज्य सरकार के उच्च विद्यालयों या +2 के स्कूलों में नहीं है। नहीं है जी। मैं तो चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय की तरह ही अगर व्यवस्था राज्य सरकार कर पाए हाई स्कूलों के लिए, तो बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आपने कहा। साहित्य में
वास्तव में साहित्यकारों को चाहिए यह कि सत्ता के गलियारे में, राजनीति में साहित्य की अहम भूमिका हो। साहित्य का मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन लाना। और ये आज के साहित्यकार, जैसा कि कभी रेणु लिख रहे थे, तो रेणु सीधे के सीधे जो है सो समझिए कि नहीं 1942 के आंदोलन में हिस्सा लिया, नेपाल की क्रांति में हिस्सा लिया उन्होंने। इसके बाद में अपने यहाँ जयप्रकाश आंदोलन इमरजेंसी के क्रम में भी सीधी सहभागिता थी रेणु की। तो वो जो लिख रहे थे और इधर राजनीति में भी हिस्सा ले रहे थे, तो उनके लेखन में जो जीवंतता थी तो पाठक जो है सो बहुत चाहते थे और उनकी बड़ी पूछ होती थी। आज हम लिखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी भूचाल नहीं आ पाता है, कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। नतीजा ये होता है कि साहित्य के प्रति उपेक्षा की दृष्टि से लोग जो है सो कल्पनाओं से भागने लगते हैं। लोग कविताएं हैं या कल्पनाओं पर चोखा रंग चढ़ाते हुए जो साहित्य का सृजन हो रहा है, उससे जो है सो पाठक वर्ग जो है सो साहित्य से थोड़ा दूर होता जा रहा है। मेरी समझ है ये। वो तो है। और आपको ऐसा भी नहीं लगता है कि लोग साहित्य को मात्र सम्मान पाने का एक माध्यम बनाना चाहते हैं, बल्कि पहले के साहित्यकारों की तरह वे समर्पण भाव से साहित्य सृजन नहीं कर रहे हैं। वे चाहते हैं किसी तरह जल्दी जल्दी में हम बहुत बड़ा साहित्यकार बन जाए, प्रेमचंद बन जाए, रेणु बन जाए, सम्मान पत्र मिल जाए। और एडू गैरू जो नए लिखने वाले, जिनको लिखना भी नहीं आता, उनको भी आजकल प्रेमचंद, महादेवी सम्मान, अकौन सम्मान बांटे जा रहे हैं। रेवड़ी की तरह जो सम्मान बांटे जा रहे हैं आज, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज आ गई है। और उसे ही पाकर लेखक लोग बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इस संबंध में मेरी समझ यह है कि रचनाकार को पुरस्कारों के पीछे नहीं भागना चाहिए शब्द मैं नहीं कहना चाहता हूँ। किसी को कैसे हम संदेश या सुझाव दूँ। रचनाकार को लिखते रहना चाहिए। उसका क्या प्रतिफल होगा, पूरी ईमानदारी से लिखते रहें। क्या प्रतिफल होगा इसकी चिंता न करें। वो लिखें, और लिखें इसलिए कि सामाजिक परिवर्तन हो। और जो लिख रहे हैं तो उस पर जीना सीखें। अगर जी करके नहीं लिख रहे हैं तो व्यर्थ है वो लिखना उनका। बेकार की बातें हैं वो। बातें बनाना है, गोल गोल बातें बनाना है, झूठी बातें हैं वो। लिख रहे हैं तो उस पर अमल करें और जिएं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक कथाकार, कहना नहीं चाहिए, एक कथाकार थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अब उनको मैंने देखा और उनके दो बच्चे इंजीनियर हैं और लिख रहे हैं, खूब बढ़िया हस्ताक्षर हैं साहित्य में। और वो लिख रहे हैं और मैंने देखा कि एक बेचारी फटी पुरानी साड़ी पहने हुए बेचारी चौराहे पर एक टकौरी ले करके वो छिला हुआ सिंघाड़ा, पानी फल सिंघाड़ा बेच रही है। और उस ज़माने में मैं देखता हूँ क्या कि 8 आने का 50 पैसे का 100 ग्राम वो बेच रही थी। और उससे भी साहित्यकार मोल जोल कर रहा है कि अरे 50 पैसे नहीं, 35 पैसे में या 25 पैसे में दे दो। वो हम दौर बता रहे हैं उस समय का। अब बताइए, साहित्यकार है वो, और वो इस तरह से जो बिल्कुल इसके बाद में वो जो टकौरी वाली, वो जो खोमचे वाली जो है बेचारी, बेच करके जो सिंघाड़ा बेच करके अपना जो पेट चला रही है, वो तो इसके बाद तो वो भिखारी ही हो जाएगी, भिखारी हो सकती है। अब उससे भी साहित्यकार मोल जोल कर रहा है। तो लानत है ऐसे साहित्य लेखन पर जो साहित्यकार इस तरह की बात कर रहा है। तो साहित्यकार को व्यवहारिक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। निराला को देखिए सारा कुछ उजाड़ करके, सारा कुछ दे करके और लिखता रहा, तो दम उसमें होगा, निराला में होगा, नागार्जुन में होगा। न कि हम लिख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं। इससे तो समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप जो है सो क्या परित्यक्त हो रहे हैं, ये मेरी समझ है। अच्छा, आप अपनी तरफ से बताएं कि आप भी लिखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ। आप अपने जीवन में इसका आदर्श की तरह से पालन करते हैं? देखिए, मेरा लेखन जो है, मैं तो जैसा कि कहा कि मुझे कोई ऐसी चाहत नहीं होती है कि कोई पॉपुलैरिटी हो जाए। मैं लिख करके छोड़ना चाहता हूँ। बाद में जब पॉपुलैरिटी होनी होगी तो होगी, प्रसिद्धि होनी होगी तो होगी। हम कहीं किसी आगे पीछे किसी के दौड़ने वालों में से नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा साहित्य जो है कल्पनाओं से इतर महज यथार्थ है। अब उसके लिए अब आप देखेंगे कि उसमें क्या है, यथार्थ है तो जरूर यथार्थ जो है सो किसी की आंख में उंगली डाल करके रास्ता दिखा सकता है।
नहीं, मुझे लगता है कि आप जो लिखते हैं उस पर अमल भी करते हैं। आपने जैसे कि आपने कहा कि आपकी दोनों बेटियों की शादी हुई, आपने जी जी एक पैसा दहेज नहीं दिया जी जी और दहेज को आप बिल्कुल नफरत की निगाह से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस संदर्भ में आप समाज को क्या संदेश देना चाहिएगा? जी जी जो दहेज ले लूँ जी जी विवाहें हो रही है, जी जी तो इससे कैसे बचा जाए? जी जी। देखिए, बहुत कुछ पहले तो मैंने विद्यार्थी जीवन में थोड़ा मार्क्स की ओर झुकाव था, लेकिन बाद में मैं जब गांधी को पढ़ा, गांधी जी ने एक बार कहा था कि यदि मेरी बेटी होती तो मैं बिल्कुल एक नया पैसा दहेज नहीं देता, चाहे वो हमारी बेटी कुमारी ही क्यों नहीं रह जाए। तो सबसे बड़ी बात इसमें हमारी सोच ये थी कि जैसे बेटियों को सबसे बड़ी चीज आज की तिथि में यह है कि उनको पैरों पर खड़ा करना, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करना। और आर्थिक रूप से जब मजबूत हो जाएं लड़कियां तो वो उनको गिरने का डर नहीं होगा, और उनको अपना परिवार, अपना साथी, जीवन साथी चुनने का पूरा हक मिलना चाहिए। और इसको मैंने जिया और मैंने किया। नतीजा ये है कि मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों को मैंने इसी तरह से तैयार किया है कि एक पैसा न दहेज लेने देने की बात है, और लड़के से जरा सा भी 19 नहीं होगा, बल्कि हमारी बेटी 20 है। नतीजा ये है कि मैं आज़ाद हूँ और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक टूटी कौड़ी मैंने कहीं किसी तरह दहेज की बात ही नहीं उठती थी, सवाल ही नहीं उठता था। वाह! मैंने काश इसको अमल किया। लेखक लोग भी इस आदर्श को और लोग भी निभाते। मैं तो देता हूँ जो दहेज विरोध में लिखते हैं, वे अपने बेटे की शादी में ही मोटी रकम लेने के पीछे बहुत परेशान रहते हैं। जी जी तो इसीलिए शायद समाज में शायद का प्रभाव नहीं पड़ रहा। रियल अच्छा शिरा प्रसाद जी, आपको अपनी नौकरी के सिलसिले में आपको अमेरिका भी जाना पड़ा है। अब आपने वहाँ के कुछ अनुभव को बटोर कर भी आपने कई पुस्तकों में साझा किया है। अपना कोई एक छोटा सा अनुभव आप बतलाइए। जी, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, मेरा सौभाग्य, मैं तो बिहार शिक्षा सेवा का प्रशासन विंग का पदाधिकारी था। अब तो सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। और मैंने एमएड किया था और पीएचडी मेरी शिक्षा में थी। तो 2013 में हमको जो है सो मौका मिला एकेडमिक सेक्शन में आने का। और इधर जब मैं आया तो संयोग देख लीजिए कि एकाएक हमको अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में मेरी लू फुलटन टीचर्स कॉलेज में 3 महीना काम करने का मौका मिला। और मैंने अमेरिका को देखा, बहुत नज़दीक से देखा 3 महीने के अंदर, कि अमरीकी जो हैं, वहाँ का आम आवाम जो है, वह कोशिश करता है कि कैसे दूसरे की सहायता करें। मतलब ऑलवेज दे आर थिंकिंग अबाउट हेल्पिंग ईच अदर। नतीजा ये है कि समाज का उन्नयन बड़ी शानदार ढंग से वहाँ होता है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं गुजर रहा था बस में बैठ करके, हमारे और कई साथी थे साथ में, हम लोग पूरे ऑल इंडिया से 53 लोग गए थे। रास्ते में मैंने एक जगह देखा कि एक बड़ी सुंदर औरत, बेहद खूबसूरत अमरीकी, और वो क्या कर रही थी, रास्ते में जो है सो हमारी बस के सामने एक बैनर लिए हुए थी और लिखा हुआ था उस पर डोनेट फॉर फ्यूनरल वर्क्स। और उसके साथ एकदम एक काली लड़की, अब वो दक्षिण अफ्रीका की थी, वो छोटी सी बच्ची थी साथ में। और जब हम लोगों ने कैमरे से उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की तो उसने सिर बिल्कुल झुका दिया। तो वो जब वो महिला जो है सो सिर झुका देती है और बाल, उसके बालों से बाल जब नीचे पैर तक उसके लटक जाते हैं तो उसका मुंह जो है सो छिप जाता है। आशय यह है कि वहाँ मैंने ये भिखमंगी का एक रूप था, लेकिन भीख मांगने में कितना शर्म जो है सो उसको आई, ये देख करके मुझे ताजुब हुआ। और एक दूसरे की सहायता करने की जो परंपरा वहाँ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी से मिलिए तो मुस्कुरा करके वो मिलते हैं, और समझिए कि नहीं, वो थैंक यू, सॉरी बोलना ये बड़ी आसानी से वो बोलते हैं। ज़रा सा भी गलती कुछ हो जाएगी तो सॉरी कहना, कुछ भी आपने थोड़ा सा अच्छा काम किया तो थैंक यू कहना, ये वहाँ के लोगों को मिलनसारिता और हंसमुखपन होना, एक दूसरे की सहायता करना और गलत काम के प्रति शर्मिंदगी, ये सब चीज़ें हमें मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो समय के बड़े दीवाने हैं, टाइम के इतने पंक्चुअल कि क्या मजाल। अगर 10 बजे से कोई कार्यक्रम है तो एकदम 15 मिनट पहले वो पहुँचे हुए होते हैं। ये नहीं कि 10 बजे से कार्यक्रम है तो 10:30 से 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हो रहा है और बेहया की तरह मंच पर आकर करके हम अपना जो है सो बातें जो है सो शुरू कर डालते हैं। वहाँ ऐसे नहीं,
वहाँ अगर गलती होती है तो बड़ी शर्म होती है उनका, और बड़ी दुखी होते हैं, माफ़ी मांगते हुए कोई काम को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ मैंने देखा वहाँ, समय की पाबंदी और मस्ती से रहना, आज में जीना, वहाँ मैंने देखा ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा अमेरिका का ये कल्चर। अच्छा शीला प्रसाद जी, आप अमेरिका में शिक्षा के संदर्भ में आप ने क्या और अनुभव किया, ये हमसे साझा। देखिए, शैक्षिक रूप से अमेरिका तो हमसे काफ़ी आगे है, बहुत आगे है। और मैंने वहाँ देखा कि वो नेशन फर्स्ट, मैंने राष्ट्रीयता के विषय में देखा कि वहाँ जो वर्ग कक्ष होते थे जिसमें पढ़ाई होती थी, तो प्रारंभिक कक्षा से लेकर करके पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाओं में मैंने देखा कि उसका जो है सो नेशनल फ्लैग 80 डिग्री के कोण पर जो है सो हर एक कमरे में लगा हुआ है उसका झंडा। तो ये आज अपने देश में जो है सो अब शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री ने ये शुरुआत करी कि हर एक सार्वजनिक जगह पर जो है सो उनका झंडा, हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा लगा है, और इससे बड़ा गौरव होता है और एक राष्ट्रीयता पनपती है उसके दिल में। तो ये चीज़ मैंने देखा, और वहाँ मैंने देखा कि अपने काम के प्रति ज़बरदस्त पैसन, लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर देखा यूनिवर्सिटी में। हमारी एक कलाई घड़ी भूल गई और 15 दिनों के बाद हमने देखा कि लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर हमारी घड़ी मिल गई। तो ये ईमानदारी भी वहाँ थी, क्या बताएं। तो इस तरह से वहाँ से लौटने के बाद मैंने अमरजीत सिन्हा जो हमारे एसीएस थे, उनके निर्देश पर मैंने एक सवारो नाम की पुस्तक लिखी। सवारो वहाँ एक बहुत अच्छा पौधा है अरिजोना स्टेट का, उसी को केंद्रित करके मैंने एक पुस्तक लिखी जिसमें शिक्षा संबंधी अमेरिका की सारी बातें संग्रहित हैं। सवारो। वाह, शीला प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज हम आपके आवास पर आए और आपसे मुलाकात हुई और हमने राइजिंग बिहार के लिए आपसे छोटी सी भेंट वार्ता लिया। निश्चित तौर पर आपके विचार बहुत दूर दूर तक जाएंगे। हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धेश्वर बाबू। और आज से नहीं, हम लोग तो 80 के दशक से मित्र हैं, और आपने इतना कष्ट उठाया और हमारे निवास पर आने का कष्ट किया, और इतना बढ़िया, इतना शानदार साक्षात्कार आपने लिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, राइजिंग बिहार भी मैं देखता रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि यह जो है सो काफ़ी प्रगति करेगा और समाज और देश के उन्नयन में इसकी शानदार भूमिका होगी, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। धन्यवाद।